बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि ऐसा सारा डिजिट का सिलसिला या फिर नंबर का सिलसिला जिसके अंदर अगला अगला डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको मिलता है, तो उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके सम्स देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। हमने इन सीक्वेंसेस में से बताने हैं कि कौन से ज्योमेट्रिक हैं। इफ़ आ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है मतलब ये है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको मिलता है। देन फाइंड कॉमन रेशियो, तो फिर उसकी कॉमन रेशियो फाइंड करके दिखाओ। तो हम पहला सिलसिला देखते हैं। पहला सिलसिला 1 2 3 4 है। तो अब ये देखें, इस सीक्वेंस को पहले समझें। सीक्वेंस में 0 में 1 प्लस करें तो 1 नहीं आता है, फिर ये वाला 1 इसके अंदर फिर से 1 प्लस करो तो 2 आ जाता है, फिर 2 के अंदर 1 प्लस करो तो 3 आ जाता है, 3 में 1 प्लस करो तो 4 आ जाता है, 4 में 1 प्लस करो तो 5 आ जाता है। हर बार हमें एक एक प्लस करना पड़ रहा है और आगे आगे चलते जा रहे हैं। सिलसिला तो ठीक है, 1 2 3 4 5 एक एक प्लस करके हमें सीक्वेंस मिलता चला जा रहा है, इसी तरह आगे चलता जा रहा है। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि ये प्लस करने से हमें मिल रहा है, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होता है जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो इस वजह से तब वो ज्योमेट्रिक हो सकता है। तो अब ये प्लस करने से क्योंकि मिल रहा है तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिक नहीं है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो हम इसको ज्योमेट्रिक नहीं कह सकते। तो लिहाजा हम इसे नो कहेंगे, नो ज्योमेट्रिक, बिकॉज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिव्स नेक्स्ट टर्म बाय मल्टीप्लाइंग, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगली टर्म जो आती है वो मल्टीप्लाई करने से आती है। तो इस वजह से हम इसको नो कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, बस नो। इतना सा आप लोगों ने ये सीक्वेंस लिखना है, सीक्वेंस को समझना है। समझने का तरीका ये मैंने सारा बता दिया और आप लोगों ने नो लिख देना है। बाकी सारा कुछ मैंने समझाने के लिए किया हुआ है, वो कुछ नहीं करना। तो आप लोगों का आंसर क्या बनता है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक लिखा और फिर यहाँ तक आप लोगों ने आंसर लिखा। इतना सा आप लोगों ने बस आंसर देना है, नो। तो बाकी सारा कुछ मैंने समझाने के लिए किया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमें बता रहा है कि सीक्वेंस है 10 100 1000, ऐसे ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस को पहले समझते हैं। सीक्वेंस को समझने के लिए ये मैंने सीक्वेंस बनाया। 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 नहीं आता है, फिर इस 10 को आप यहाँ से उठाओ, फिर से दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, फिर आप इस 100 को यहाँ पर रखो, इसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आ जाता है। आप 1000 को फिर दोबारा यहाँ पर रखो और फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आ जाता है, फिर 10,000 का यहाँ पर रखो और फिर से उसे मल्टीप्लाई करो तो लाख आ जाता है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से चलता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो ये कौन सा सीक्वेंस हुआ, ज्योमेट्रिक। यस, हम कहेंगे यस ज्योमेट्रिक। हाँ जी हाँ, ये ज्योमेट्रिक से सीक्वेंस है। अब कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। अगर ज्योमेट्रिक है तो फिर उसकी कॉमन रेशियो भी फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो दूसरा होता है ना उसको पहले पर डिवाइड करना होता है, मतलब बड़े को छोटे पे डिवाइड करना होता है। तो बड़े को छोटे पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आया, 100 को 10 पे डिवाइड किया तो 10 आंसर आया। तो आर हमारा जो है ना, जो कॉमन रेशियो का मतलब आर फाइंड करनी है। तो रेशियो आर से है, आर से रेशियो निकाला गया है वर्ड लेटर। तो लिहाजा 10 हमारे पास आंसर आ गया 100 को 10 पे डिवाइड करने पर। अब नेक्स्ट को भी चेक कर लो, एक और भी चेक कर लो, इसको 1000 को भी 100 पे डिवाइड करके देख लो तो तब भी 10 ही आता है। तो ये चेक करने के लिए दूसरा भी मैं कर देता हूँ। तो यूँ हमने सॉल्व करके देख लिया। तो अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये बस समझने के लिए बताया हुआ है, आप लोगों ने ये नहीं करना। तो यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर हमें बता रहा है 2 4 8, ये हमें उसने सीक्वेंस दिया है। तो सीक्वेंस को यहाँ पर हम समझते हैं कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही आता है, और 2 को इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आता है, और इसी तरह से चलता चला जाता है, सो ऑन, ऐसे ही ये चलता जाता है। तो यूँ हमें इस सीक्वेंस का तो पता चल चुका है कि हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होने से मिल रहा है तो हम यस कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये। अब कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशियो के लिए आपने सेकंड वाली को अंदर ऊपर रखना है या अंदर रखना है, नीचे वाली पे दूसरे वाली पे डिवाइड करना है, पहले वाली पे डिवाइड करना है। तो सेकंड को ऊपर रखा, 4 डिवाइड बाय 2 किया तो आर का आंसर हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह 8 को 4 पे डिवाइड करके देखो तो तब भी 2 ही आता है, हर बार 2 आंसर आता है। तो लिहाजा आर जो है हमारा कॉमन रेशियो वो 2 आ चुका है। यूँ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सोल्व करना है। बाकी ये सारा ये समझाने के लिए है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें देखें कि 16 8 और 4 ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है। तो सीक्वेंस हमने समझना है
32 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 16 आ जाता है, पहला आंसर आ जाता है। फिर इस 16 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 8 आ जाता है। इस 8 को 2 पे डिवाइड करो तो 4 आ जाता है। तो इस तरह 16, 8, 4 आगे और आगे भी चल सकते हैं आप। इस 4 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आते चले जाएंगे। तो यूँ हमने सीक्वेंस को समझ लिया कि सीक्वेंस डिवाइड करने से मिलता है। तो मैंने बताया था डिवाइड करने से मिले चाहे मल्टीप्लाई करने से मिले तो वो ज्योमेट्रिक ही होता है। तो यह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब कॉमन रेशियो आपने फाइंड करनी है, आर फाइंड करनी है इसकी। तो आर फाइंड करने के लिए आप दूसरे को पहले पर डिवाइड करोगे तो 8 को 16 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16। मतलब आप इस 8 को भी 8 पे डिवाइड करोगे और 16 को भी 8 पे डिवाइड करोगे। ऊपर और नीचे वाले दोनों नंबर्स को सेम नंबर पर ही डिवाइड करना है। इस डिजिट को भी 8 पे डिवाइड करना है और इस नंबर को भी 8 पे ही डिवाइड करना है। तो लिहाजा 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन रेशियो आर हमारे पास 1/2 आ गई है। अब दूसरी देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर 4 दिया हुआ है और फिर 8 दिया हुआ है। तो 4 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। तो 4 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, 8 को भी 4 पर ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1/2 आएगा। दोबारा आर का आंसर 1/2 आया। तो कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 आई। तो आप लोगों ने इतना हल करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने हल करना है। जो बाकी हिस्सा है वो वाला सारा समझाने के लिए इधर से इधर तक आपका सलूशन है, ये सारा समझाने के लिए मैंने किया है। हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर हमें बता रहा है 6, 18, 24। तो सीक्वेंस हम देखते हैं, इसको समझते हैं। सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 ही आता है। और जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब आंसर 18 आता है। और फिर 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब आंसर 24 आता है। तो पहला 6 आया, फिर 18 आया, फिर 24 आया। इधर भी 6 आया, 18 आया, 24 आया। लेकिन मसला अब क्या है? मसला ये है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा, और फिर 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई करने लग गया, फिर 18 आया, फिर 4 से किया। मतलब अंदर से कुछ छूट रहा है और ये प्रॉपर तरीके से एक सिलसिले से काम नहीं चल रहा, एक तरतीब से काम नहीं चल रहा। जब कोई तरतीब प्रॉपर ना हो, बेशक वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हों, डिवाइड भी हो रहे हों, तो प्रॉपर तरतीब ना होने की वजह से भी ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नो, नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करना है, इसको समझना है बस। अब नेक्स्ट में देखें, ये वाला 1 1 0 1, तो ये इस तरह का एक सीक्वेंस हमें दिया है। तो इस सीक्वेंस को हम समझते हैं। तो सीक्वेंस को जब हम समझते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आता है। फिर 1 को 1 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 1 क्यों आया। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो तब 0 आता है। फिर 1 को 1 से 1 आता है। तो इस तरह से ये सिलसिला हमें मिलता जाता है। लेकिन इसमें देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, कभी 0 से कभी 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। इस वजह से ये भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक नहीं है। तो लिहाजा नो हम लिख देंगे। यहाँ तक हमारा आपका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो वो हमें कहता है फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब हमेशा होता है फार्मूला बनाकर दिखाएं ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिए हुए हैं इनका आप फार्मूला बनाकर दिखाओगे। तो ज्योमेट्रिक फार्मूला हमने ढूंढना है। ज्योमेट्रिक फार्मूला ढूंढने के लिए ये जनरल फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने पिक कर लेना है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर फार्मूला दिया हुआ है AN = A1 RN-1। ये एक जनरल फार्मूला है, इसको अब अपने मुताबिक चेंज करना होता है। इस सीक्वेंस को सामने रखते हुए इसे अपने मुताबिक चेंज करेंगे। तो इस सीक्वेंस में पहला जो होता है वो हमेशा A1 होता है, और दूसरा जो है वो A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। तो ऐसे ही ये चलते चले जाते हैं। तो पहला A1 आपने पिक कर लेना, क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर A1 है तो वो हमने पिक कर लिया। उसके बाद आपने R है फार्मूले के अंदर R है, तो आपने R फाइंड करना है। R फाइंड करने का आपको पता है कि दूसरे को पहले पर डिवाइड करना होता है। तो दूसरे को पहले पर डिवाइड किया तो 4 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 ही आया। फिर दोबारा 16 को भी 4 पे डिवाइड करके देख लो, 16 को भी 4 पे डिवाइड किया तो फिर से 4 आया। तो R हमारे पास 4 आ गया। R का पता भी चल गया, A1 का भी पता चल गया। AN को तो हमने फाइंड करना है, फार्मूले के साथ रखना होता है। और N का अब हमें पता चलाना है। तो N का पता चलाने के लिए आप जितना भी तादाद पे जाना चाहते हो वो चले जाओगे, क्योंकि इधर से n अननोन रखना है हमने। n हमने फाइंड करना है, n अननोन रखना है, तो इधर भी n अननोन ही रखना पड़ेगा। हम n की वैल्यू भी नहीं फाइंड करेंगे। यहाँ पर जब फार्मूला बनाते हैं तो n की वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी होती। n की वैल्यू तब फाइंड करनी होती है जब किसी क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि n की वैल्यू फाइंड करो। तो अब हमने ये जनरल फार्मूला पहले लिखा। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, A1 की वैल्यू A1 की जगह पर पुट कर दी, R की वैल्यू 4 आई थी तो R की वैल्यू हमने R की जगह पर 4 पुट कर दिया, ऊपर N-1 ऐसे आया। अब ये जो 1 है इसकी जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लिहाजा 1 को आप मल्टीप्लाई कर छोड़ो तो 4 की पावर N-1 हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया। ये एक जनरल टर्म बन गई है।
ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमारा जवाब है कि इसके ज़रिए से आप ये वाला सीक्वेंस जितना मर्जी लंबा ले जाओ ले जा सकते हो। तो ये इस सीक्वेंस का फार्मूला बन चुका है, तो इसे जनरल टर्म बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें देखो ये बता रहा है कि 6, 12, 24 और 48 ये ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है। तो पहले आप इसका A1 निकालो। A1 6 है, A2 12 है, A3 24 है। वो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। अब A1 6 हमने निकाल लिया। अब हमें फार्मूले के मुताबिक R चाहिए, क्योंकि AN = A1 R n-1 हमें R चाहिए। तो R दूसरे को पहले पे डिवाइड करने से मिलता है। दूसरे को पहले पे डिवाइड किया तो आंसर 12 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 आया। इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करके भी देख लो। 24 को 12 पे डिवाइड किया तो फिर भी आंसर 2 आया। हमेशा R सेम आ रहा है, इसका मतलब है R हमारा 2 ही है। तो अब आप AN ऐसे कैसे लिखोगे, A1 की जगह पर वैल्यू पुट कर दोगे जो कि 6 आई है, 6 पुट कर दिया। और R की जगह पर 2 वैल्यू आई है तो R की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। n-1 वैसे ही आएगा। अब आप इसको यहाँ पर 6 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रैकेट वाली वर्किंग पहले करनी होती है। तो लिहाजा आप इसे यहीं पर छोड़ दोगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। पहले 1 था तो इसलिए हमने 1 को निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम 6 को मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते, पहले इसको सोल्व करेंगे तो तभी कर सकते हैं। लिहाजा आप लोगों ने इसको यहीं पर छोड़ देना है। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। इसमें सारी वर्किंग है आपकी, सारा का सारा काम आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करके दिखाना है। तो यूँ हमारा सम सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 15 है, 45 है, 135 है। तो पहला हमारा A1 15 आ गया। और फिर हमने इसकी R फाइंड करनी है, क्योंकि फार्मूले में R का भी पूछा गया है। तो दूसरे को पहले पे डिवाइड किया, 45 को 15 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। फिर अगले को भी डिवाइड करके देख लो, 135 को 45 पे डिवाइड करें तो फिर भी आंसर 3 आता है। तो लिहाजा R हमारा 3 ही आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू 15 है तो 15 पुट कर दी। R की वैल्यू 3 है तो R की जगह पर 3 लिख देंगे। इस तरह ब्रैकेट में 3 लिख दो। ऊपर जो n-1 उसकी पावर आ रही है वो वैसे की लिख दें। तो लिहाजा AN का हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ये हमारा एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला बन चुका है, जनरल टर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये 200, 100, फिर 50, फिर 25 तो कम होता चला जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये डिवाइड होने से आता होगा। तो लिहाजा A1 हमारा 200 आ गया, जबकि इस दूसरे को पहले पे डिवाइड करना है तो दूसरे को पहले पे डिवाइड किया, 100 को 200 पे डिवाइड किया। तो यूँ समझो ये 2 0 के साथ कट गई तो 1/2 हमारे पास R आ गया। अब अगला भी फाइंड करके देख लें। 50 को 100 पे डिवाइड करें, 50 को 100 पे डिवाइड करें तो 0 के साथ कट जाता है। ऊपर 5 बचा, 5 1 5, 5 2 10। तो लिहाजा इसका आंसर भी 1/2 ही आता है। तो R हर सूरत में 1/2 आ रहा है। तो A1 की वैल्यू पुट कर दो पहले 200 और R की वैल्यू भी पुट कर दो 1/2 n-1 सेम आ गया। यूँ हमारे पास ये जनरल टर्म आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आपने पहली 4 रकमें निकाल कर दिखानी है। वेयर जनरल टर्म आर गिवन, जबकि जनरल टर्म उसने दे दी हुई हैं। मतलब यह है कि उसने फार्मूले हमें दिए हुए हैं और फार्मूले की मदद से आपने पहली 4 रकमें निकाल कर दिखानी है। सीक्वेंस के चार नंबर्स आपने निकाल कर दिखाने हैं, चाहे वो नंबर्स निकलें चाहे वो डिजिट निकलें, तो आप लोगों ने वो निकाल कर दिखाने हैं। तो अब इसको देखते हैं। ये जो हमें पहली जनरल टर्म दी है, पहला फार्मूला उसमें दिया AN = 3 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2n-1। तो पहले आप n की पावर 1 रख लो, सॉरी n = 1 रख लो। पहले आप n = 1 रख लिया तो n की जगह पर यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। तो जहाँ भी n है वहाँ पर 1 लिख लेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो लिहाजा 2 की पावर 1 - 1 आ जाएगी, क्योंकि n की जगह हमने 1 लिखा है। तो लिहाजा 1 - 1 आएगी। 1 में से 1 निकालो तो आंसर 0 आ जाता है। तो 2 की पावर 0 आ गई। तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है। अब हम इसको नेक्स्ट पे सोल्व करते हैं। अब देखें A1 = 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 2 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 होता है, 2 की पावर 0 हो 1 होता है, A की पावर 0 हो 1 होता है, 3 की पावर 0 हो 1 होता है, D की पावर 0 हो 1 होता है, 10 की पावर 0 हो 1 होता है, 100 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है। जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा। तो लिहाजा 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। 1 यहाँ पर लगा देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। यूँ हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं AN, जो अगला उसने सीक्वेंस दिया है नंबर 2 वाला, वो दिया है उसने AN = 3 डॉट 2 n की पावर n-1। तो अब आप पहले सॉरी यही वाला अभी हमने लेना है। हमें 4 रकमें फाइंड करनी थी ना, ये पहली रकम अभी हमने फाइंड किया है।
अभी हमने पहली रकम फाइंड की है, तो पहली रकम को मैंने ये सर्कल कर दिया, A1 हमने फाइंड कर लिया, वो सर्कल कर लिया। अब A2 फाइंड करने जा रहे हैं, तो A2 फाइंड करने के लिए n = 2 आप फाइंड n = 2 रख दो, तो n की जगह पर हमने 2 पुट कर देना है अपने सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस के फार्मूले के अंदर, और n की जगह पर 2 आ जाना। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ गया तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो A2 का आंसर 6 आ गया। अब A3 फाइंड करते हैं। A3 फाइंड करने के लिए हमें n = 3 फाइंड करना है, तो n = 3 रखना है, तो n की जगह पर 3 रख दोगे, 3 - 1 आ जाएगा। इधर भी n की जगह पर 3 रख दोगे तो A3 बन जाएगा। अब 3.2 की पावर 3 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 आ गई। जब 2 की पावर 2 हो तो इसका मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 आंसर 4 आ जाता है। तो 2 की पावर 2 की जगह आप 4 पुट कर दो, 4 आ गया, इसका आंसर आया। 3 और 4 जार 12 बन गया, तो इसरा A3 का आंसर 12 आ चुका है। अब A4 फाइंड करते हैं, तो दोबारा फार्मूला लगाएंगे, an 3.2 की पावर n - 1 n = 4 आप पुट कर देंगे, तो n की जगह पर जब 4 आप पुट करोगे तो 4 - 1 बन जाएगा। 4 में से 1 निकाला तो आंसर 3 आ गया, तो 3.2 की पावर 3 बन जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 2 की पावर 3 को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आप 3 दफ़ा लिखोगे, 1 2 3 3 दफ़ा लिखा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो इसका आंसर 8 बना। 8 हमने 2 की पावर 3 की जगह पर पुट कर देना है, तो आंसर 8 यहाँ पर आ गया। 8 3 8 जार 24, तो हमारे पास A4 का आंसर 24 आ गया। चारों हमने जो टर्म्स फाइंड करनी थी सीक्वेंस की, चारों रकमें हमने फाइंड करनी थी, वो हमने चारों फाइंड कर ली हैं। पहली है 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24, इस तरह से आगे चलती जाएंगी। हमें पता चल चुका है 3 में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 6 12 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आगे हमारे पास अगला आंसर आ जाएगा। यूँ हम चलते चले जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। अब यहाँ पर देखें an 4.2 की पावर n - 1, ये दूसरा पार्ट इसने दिया है, तो दूसरे पार्ट का ये उसने जनरल टर्म दिया है। तो पहले हम n = 1 पुट करेंगे। मैं बहुत तेज़ी से बोलकर समझाता हूँ आप लोगों को, अगर आवाज़ मेरी तेज़ चल रही है, स्पीड तेज़ लग रही होती है, तो आप लोग अपने YouTube की स्पीड स्लो कर लिया करें, अपनी आप ऑडियो की वीडियो की स्पीड स्लो कर लिया करें, तो यूँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आया करेगी। मैं तेज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट टाइम में बने, टाइम कम लगे, ताकि बच्चे अपना टाइम सेव कर सकें। तो n की पावर हमने 1 पुट करनी है, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 - 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी यहाँ पर n की जगह भी 1 लिख देंगे तो ये सेम आ गया। 4 ऐसे ही आया, और 2 की पावर हमारे पास 0 बची, तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा हमने 2 की जगह 1 लिख देना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, तो A1 का आंसर हमारे पास 4 आ चुका है। अब A2 का आंसर फाइंड करने के लिए n = 2 पुट कर देंगे आपने। जब n यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 - 1 बन गया, 2 में से 1 निकाला तो आंसर 1 ही आया। तो अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। इधर भी हमने n की जगह पर 2 पुट करना होता है, तो लिहाजा A2 का आंसर हमारे पास 8 आ चुका है। अब A3 का आंसर फाइंड करना है, तो हम n = 3 पुट कर देंगे। जब n = 3 लिखेंगे तो n की जगह पर 3 आ जाएगा, इधर n की जगह पर भी 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 में से जब 1 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, इसका आंसर 4 आता है। तो 4 को आप यहाँ पर लिख लोगे, 2 की पावर 2 की जगह 4 लिख लोगे, 4 4 16, तो हमारे पास 3 = 16 आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें an दोबारा हमने फार्मूला लगाया, n की पावर n = 4 पुट करना है। अब n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 में से 1 निकाला 3 आ जाएगा, इधर n की जगह पर भी 4 आ जाएगा। जो अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो लिहाजा 2 की पावर 3 की जगह पर आप 8 पुट कर दोगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। इस तरह से हमारे सारे आंसर आ गए। तो अब आप इसका सीक्वेंस बनाओगे। सीक्वेंस में पहला आपने लिखा 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। हमें पता चल रहा है कि इस 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 बनता है, 8 को 2 से करें 16 आता, 16 को 2 से करें 32 आता, 32 को 2 से करेंगे तो 64 आएगा, और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें कि n = 25 -1/2 n की पावर -1, ये हमारा तीसरा सवाल है। तो इसमें n = 1 पहले पुट कर लेते हैं हम। तो n की जगह 1 पुट किया तो 1 - 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। तो जब 1 - 1 करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो -1/2 की पावर 0 1 के बराबर आ गया। तो इसकी जगह पर आप 1 लिखो, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए का आंसर 25 आ गया। अब
A1 का आंसर 25 आ गया। n का आंसर यानी कि A2 का आंसर ढूंढने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 आ जाएगा और इधर भी -1/2 n की जगह पर 2 आ जाएगा। ये 2 लिख दिया, 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, तो -1/2 की पावर 1 बन गई, ये हमारे पास आ गई और इधर से 25 ही आया। अब आप ऐसा करोगे कि इधर तो 2 ही लिखेंगे, इधर 25 डॉट -1/2 ही हमारे पास बचेगा, तो इसको 2 को 25 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, नीचे 2 आएगा। ये माइनस का साइन साथ आपको लगाना होगा क्योंकि माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो यूँ ये साइन भी मल्टीप्लाई करने होते हैं जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो A2 का आंसर -25/2 आ चुका है। अब AN अगला ढूंढना है, तो n इज इक्वल टू 3 कर दें। 3 जब करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया और इधर से भी A3 लिखेंगे। A3 बराबर हमारे पास 25 डॉट -1/2 की पावर 2 आएगा। -1/2 की पावर 2 को कैसे हल करना है, इसको 2 दफ़ा लिखना है, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 2 दफ़ा जब हम लिखेंगे तो इसको फिर 2 2 जार 4 आ जाएगा और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है, तो 1/4 हमारे पास इसका आंसर आता है। तो लिहाजा इसकी जगह पर आप 1/4 लिख दो, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आएगा, 4 नीचे इसके आ जाएगा, तो A3 की इज इक्वल टू 25/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब AN हमने अगला फाइंड करना है, तो आप अगला n इज इक्वल टू 4 लिख लो। n इज इक्वल टू जब 4 लिखोगे तो n की जगह पर 4 लिख दिया, 4 में से 1 निकाला 3 आया, 3 -1/2 की पावर यहाँ से 3 बन गई। -1/2 को आपने 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करना है, -1/2 की पावर 3 -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस का ही आता है और 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो 1/8 हमारे पास यहाँ से आंसर आता है। तो आप -1/2 की पावर 3 की जगह पर -1/8 लिख देंगे, तो 25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा और नीचे 8 आएगा। ये बताया कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए माइनस का साइन साथ आ जाता है, तो A4 का आंसर -25/8 आ गया। यूँ हमारे पास ये चारों आंसर आ चुके हैं। अब हमने इसका सीक्वेंस लिखना है, वो नेक्स्ट पे लिखते हैं इसका सीक्वेंस। तो चारों नंबर इकट्ठे कर लिए, A1 25 आया था, A2 -25/2 आया था और A3 25/4 आया था और A4 -25/8 आया था, तो ये सीक्वेंस में हमने लिख दिया। अब AN अगला सवाल है 5 डॉट 1/5 n-1, तो n पहले 1 पुट करो, n की जगह 1 आ जाएगा, 1 - 1 आएगा, ये वाला सारा सेम आएगा, इधर भी a की जगह 1 लिख लेंगे, 1 - 1 0 आएगा, 1/5 की पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर ही है, तो इसकी जगह पर आप 1 लिख दोगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो A1 का आंसर हमारे पास 5 आ चुका है। अब दोबारा AN आपने फाइंड करना है, 5 डॉट 1/5 n की पावर -1 n इज इक्वल टू 2, अब पुट कर देना है, तो n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 - 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1/5 ही इधर से निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 के 5 को काट देना है, ऊपर नीचे हैं इस वजह से कट जाते हैं, तो 1 हमारे पास आंसर आ जाता है। जो हमारे पास A2 का आंसर 1 आ चुका है। अब A3 का आंसर ढूंढने के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल 3 पुट किया, 3 में से 1 निकाला तो आंसर 2 आया, जब 2 आया तो इसको 2 को 1/5 की पावर 2 बनती है, 1/5 एक दफ़ा, 1/5 दूसरी दफ़ा, आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 ही रहेगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम 1/25 लिख देंगे। अब 5 को 25 से काटो, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 1/5 हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब n इज इक्वल टू, दोबारा हमने फार्मूला लगाया, n आप की बार 4 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 4 है तो n की जगह 4 लिख दिया, 4 - 1 किया तो आंसर 3 आया। 1/5 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 से वही रहना है और पहले मैंने पेयर बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 जार 25 बना, तो 1/25 मैंने 1 बना लिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 मेरे पास आंसर आ गया, तो लिहाजा 1/5 की पावर 3 का आंसर 1/25 आ चुका है, तो इसकी जगह पर 1/5 की पावर 3 की जगह पर 1/25 लिख दिया। अब इसको आप इसके साथ काटने की कोशिश करनी है, 5 1 जार 5 होता है, 5 और 5 25 जार 125 होता है, 125 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा, 1/25 हमारे पास A4 का आंसर आ चुका है। अब आपने इसका सीक्वेंस लिखना है, तो सीक्वेंस लिखते हुए पहले A1 लिख दिया, वो 5 आया था, A2 1 आया था, A3 1/5 आया था, A4 1/25 आया था, तो इस तरह से हमने सारे चारों के चारों नंबर्स लिख दिए जो कि सीक्वेंस 4 नंबर का चाहिए था, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जिसके बारे में निशानदही की गई है वो ढूंढ कर दिखाओ, तो A की पावर A 4
इज इक्वल टू वाट, ये 4 हमने ढूंढनी है, जबकि ए उसने दी हुई है 20, जो ए होती है वो A1 ही होती है, वो 20 है, और आर भी उसने हमें दे दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। तो लिहाजा हमने पहले इनको डाटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर लेना है। तो A n जो है वो A4 है, जो हमने ढूंढना है वो A4 ही है, और यहाँ से n इज इक्वल टू 4 निकलता है, तो n इज इक्वल टू 4 लिख लिया। A इज इक्वल टू A1 ही है, और वो उसने 20 दिया हुआ है, और R यहाँ पर 10 है। तो लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला हमने लिखा और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। A n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A4, n की जगह A4 लिख देंगे, और A1 की जगह पर हमारा ये A1 की जगह पर 20 आया हुआ है, तो ये पहला 20 ही है, हमने वो 20 पुट कर दिया। और R की जगह पर उसने हमें 10 बताया हुआ है, तो R की जगह 10 लिख दिया। और क्योंकि n बराबर 4 के आया है, तो n की जगह पर 4 लिखेंगे, 4 - 1 आंसर 3 आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब यह है कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 10 को ऐसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 3 0 आ जाएंगी, साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा। तो यूँ हमारे पास 1000 आंसर आ जाएगा। अब 1000 से को आप इसकी जगह पर लिख लोगे, और 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यूँ करो कि 2 × 1 = 2 लिख दो, 1 2 3 4 4 0 7 उठाकर लिख दो, तो यूँ हमारा आसानी से मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर आ जाएगा। तो A4 का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब अगला हमने ढूंढना है, तो अगला उसने ये बताया कि A इज इक्वल टू 3 है, R 3 है, और A7 जो है वो हमने ढूंढ कर दिखाना है। तो AN जो है ना A7 ही हुआ, तो यहाँ पर N इज इक्वल टू 7 निकलता है, और A1 A के ही बराबर है, और वो 3 है। तो हमने फार्मूला लगा लेना है। अब AN इज इक्वल टू A1 R n-1 फार्मूला लगा दिया। n की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तो n की जगह पर 7 लिखा, 7 में से 1 निकाला तो 6 आया, तो 3 की पावर 6 बन गई। 3 की पावर 6 का मतलब है 3 को आपने 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये 3 ये 2 ये 2 5 6 6 और 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैंने 3 की पावर 3 को 3 की पावर 6 की वजह से मैंने इसको 6 दफ़ा लिखा। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो 9 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लो 9 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो 2 9 आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 81 आ गया। एक 9 को छोड़ दिया, 81 को एक 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 729 आ गया। इस तरह से आपने आसानी से मल्टीप्लाई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करते जाएँ, और फिर फुल सारा आपके पास आ जाएगा। तो 729 हमारे पास किसका आंसर आया, 3 की पावर 6 का आंसर 729 आ चुका है। 729 को 3 से फाइनली मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसे ऊपर नीचे रख के आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो A की पावर 7 A7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2187। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टाइम में वो कह रहा है कि A जो है वो 512 है, और R जो है 1/2 है, A5 आपने मालूम करना है। तो AN जो है ना यहाँ पर A5 हुआ, N 5 के बराबर आ जाएगा, फिर ये N ये 5, और A1 A के बराबर ही है, और 512 है। तो हमने अपना फार्मूला लगा लेना, AN A1 R n-1। A1 जो है वो 512 हमने पुट कर लिया, ये 512 उसने दिया हुआ, यहाँ पर भी मैंने शो कर दिया 512, तो ये यहाँ पर लिख दिया। और R की जगह पर उसने कहा है 1/2 लिखो, R की जगह पर 1/2 लिख लेंगे। उसने कहा N की जगह पर 5 पुट करो, N की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, 5 - 1 आ जाएगा, इधर भी N की जगह पर 5 आ जाएगा। अब जब आप इसको 5 में से 1 निकाला तो आंसर 4 आ जाएगा। तो 512 ये वाला आ गया, और ये 1/2 आ गया। 5 में से 1 निकाला तो ये 4 आ गया। 1/2 को आपने 4 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को 4 दफ़ा लिखा, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 4 दफ़ा लिखा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 1/16 ये सिंपली आ सकता है, छोटा टेबल था इसलिए इसी तरह आप कर सकते हो। तो लिहाजा 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/16 होता है, तो लिहाजा इसकी जगह पर आपने 1/16 लिख दिया। तो 512 को 16 पर डिवाइड करना है, यानी कि 512 को अंदर आके 16 पर डिवाइड करोगे तो 32 आंसर आ जाएगा। तो ये 5 का आंसर 32 आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखें, इसमें A इज इक्वल टू 7 लिखा, R 2 दिया, और A 10 दिया है। हमने A 10 फाइंड करना है। AN इज इक्वल टू A 10 बनता है हमारे पास, N यहाँ से 10 निकल आता है, और A1 A के बराबर है, और वो 7 के बराबर है। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, सारी डाटा निकाल लिया है, तो ज़्यादा फार्मूला लगा दिया। A1 का आंसर क्या है, A1 का आंसर हमारे पास 7 है, तो A1 की जगह 7 लिख देंगे। R की वैल्यू 2 है, तो R की जगह पर 2 पुट कर दिया। N की जगह पर 10 है, तो 10 में से 1 माइनस करना है, तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 ही रहेगा। 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को 9 दफ़ा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर लास्ट में 9 दफ़ा वाला आखिर में यहाँ पर लिखा हुआ ये
तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ जाएगा। 3 को मिलाकर 8 मिलता जाएगा, 3 को मिलाकर 8 मिलता जाएगा। तो 8 8 जार 64। अब ये तीनों 8 मैंने पहले यहाँ इकट्ठे कर लिए, फिर 8 8 जार 64 कर दिया, और ये वाला 8 रह गया। 8 से 8 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। तो 2 की पावर 9 512 के बराबर आता है। तो जहाँ पर 2 की पावर 9 है वहीं पर 512 आ जाएगा। 512 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 84 हमारे पास A10 का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वो अपनी डेली लाइफ के अंदर सीक्वेंसेस को कैसे इस्तेमाल करना है वो बता रहा है। तो इसको रीडिंग को पहले गौर से समझें, सवाल की अच्छी तरह समझ आएगी तो फिर ही हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि अ राइटर, एक लिखने वाला, रोट लिखता है 120 वर्ड्स 120 अल्फाज ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन 240 वर्ड्स 240 अल्फाज ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, एंड 480 वर्ड्स और 480 अल्फाज ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन। इफ़ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज्ड, अगर लिखे हुए अल्फाजों की तादाद बढ़ाई जाती है, इन द सेम पैटर्न, इसी तरीके से जैसे ऊपर उसने बताया है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, तो अल्फाज की तादाद बताओ। रोट ऑन द 10th डे, 10वें दिन वो कितने अल्फाज लिखेगा वो हमने बताना है। तो सवाल को आप फिर से एक बार गौर से समझ लें कि एक राइटर है, वो पहले दिन 120 अल्फाज लिखता है, दूसरे दिन 240 लिखता है, तीसरे दिन 480 लिखता है, और इसी तरह से वो लिखता चला जाता है। और वो कहता है कि ऐसे ही अगर वो रफ्तार बढ़ाता जाए तो बताओ कि 10वें दिन वो कितने अल्फाज लिखेगा। तो हम यहाँ से सीक्वेंस पहले लिख लेते हैं। 120, 120, फिर 240, फिर 480, ये हमारा सीक्वेंस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करें 480 आता है। तो लाजमी तौर पर 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास अगला आ जाएगा, अगले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे अगला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे मालूम कर नहीं सकते क्योंकि हमें 10th तक जाना है। तो 10th तक मालूम करने के लिए अगर हम ऐसे ही करते जाएँ तो बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम फार्मूला लगाकर उसको हल कर लें। अब हमें इसकी समझ तो आ चुकी है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसमें A1 जो है वो 120 है, A1 120 है, और हमें R चाहिए तो R भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। AN हमने ढूंढना है, AN जो हमने ढूंढना है वो A10 के बराबर है। तो N यहाँ से N इज इक्वल टू 10 निकल रहा है, तो N इज इक्वल टू हमने 10 निकाल लिया। और R हमने ढूंढना है, तो R ढूंढने के लिए इसको हमने इस पर डिवाइड करना होता है। तो 240 को 120 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 240 को 120 पे डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। तो आंसर भी 2 आ गया। अब हम इसको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की जगह 120 लगाएंगे, R की जगह 2 लगाएंगे, जो हमने निकाला है यहाँ पर 2 वो लगा देंगे, और N की जगह पर हमने 10 लगाना है क्योंकि 10 हमने निकाला हुआ है, उसने भी कहा हुआ है। तो लिहाजा 10 - 1 लगा देंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। इधर भी AN की जगह पर A10 लिख देंगे क्योंकि AN बराबर A10 के है, ये लिख दिया। अब 120 ऐसे ही आएगा। 2 की पावर 9 को हमें दोबारा 9 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने 9 दफ़ा 2 को लिखा हुआ है, अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया है पहले। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे 2 को, तो 512 आपके पास आंसर निकलेगा। तो यहाँ 2 की पावर 9 हमारे पास 512 आ जाएगा। अब 2 की पावर 9 की जगह 512 लिख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 61440, A की पावर A इज इक्वल टू 10, 6440 हमारे पास आता जाता है। इसको मैंने 512 मल्टीप्लाई बाय 120 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके दिखाया है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर के बगैर भी सारे सम्स सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बेसिक लेवल पे कैलकुलेटर ना यूज़ करें, खुद सारे सम्स निकालें। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एहतियात से समझने वाला है। दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स का मजमुआ इज़ 180 डिग्री, वो 180 डिग्री है। ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली कोई सी शेप होती है, इज़ 360। तो 4 साइड वाली शेप का जो अंदर एंगल सारे जमा करो तो वो 360 आते हैं। एंड ऑफ आ पेंटागोन है, और एक 5 साइड वाली कोई सी शेप है, इज़ 540। तो उसके अंदर सारे 540 के एंगल बनते हैं इकट्ठे करके। फाइंड द सम ऑफ द एंगल, आपने एंगल का मजमुआ बताना है। ऑफ एन ऑक्टेगोन, ऑक्टेगोन का मतलब है 8 साइड वाली का, आपने सारे साइड एंगल का मजमुआ बताना है। तो आप फिर से देख लो कि वो कहता है कि एक ट्राइंगल के यानी कि 3 साइड वाली जो शेप होती है उसके एंगल्स सारे मिलाकर 180 बनते हैं। 4 साइड वाली जो शेप होती है उसके सारे एंगल मिलाकर 360 बनते हैं। और फिर
पांच साइड वाली जो शेप होती है उसके सारे एंगल्स को इकट्ठा किया जाए तो 540 आंसर आता है। फिर आप 8 साइड वाली जो शेप होगी उसके एंगल्स कितने बनेंगे वो आप बताओ। तो पहले तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि हम इसका सीक्वेंस ले लेते हैं। तो सीक्वेंस हमने लिया तो 180, फिर 360, फिर 540 और इस तरह से आगे सीक्वेंस चल रहा है। तो सीक्वेंस को जब हमने सोचा तो सोचने से हमें ऐसे लग रहा है कि अगर 0 में 180 प्लस करें तो 180 आता है। अगर इस 180 में फिर से 180 प्लस करो तो फिर 360 आ जाता है, ये दूसरा आंसर आ जाता है। फिर 360 में फिर से 180 प्लस करो तो फिर तीसरा आंसर ये वाला आ जाता है। इसका मतलब है तीसरे आंसर के अंदर भी 180 प्लस करते हैं तो ये वाला चौथा आंसर आ गया, 720 आ जाता है। फिर 180 फिर से प्लस करते हैं 720 के अंदर तो फिर 900 आ जाता है। फिर 180 के अंदर 900 के अंदर 180 प्लस करते हैं तो 1080 आ जाता है। ये इसका मतलब है सारे के अंदर 180 प्लस हो रहा है। तो 180 प्लस करने से हमें ये लग रहा है कि जैसे ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, प्लस करने वाला सीक्वेंस हो, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस हो। इस बात को गौर से समझने के लिए अभी आपने मज़ीद समझना है कि ये कौन सा सीक्वेंस बनता है, अर्थमेटिक बनता है या ज्योमेट्रिक बनता है। तो देखें साइड्स जो वन ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं और ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी 4 साइड होती हैं। तो मैंने साइड पहले 3 लिखा, फिर 4 लिखा, इसके लिए 4 साइड आएंगी और फिर इसके लिए 5 साइड्स आएंगी। एस फॉर साइड है तो 5 साइड्स आएंगी, फिर 6 साइड से ये बनता है, 7 साइड से ये बनता है, 8 साइड जो उसने कहा था उसके लिए इतने एंगल्स बनते हैं, सम ऑफ एंगल्स इतना बनता है। तो ये साइड्स के मुताबिक मैंने एंगल्स का मजमुआ बता दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसको हम इसी बात को एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखते हैं तो n-2 3-2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड 3 हैं, ये वाली 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, n जो है ना वो 3 है तो 3 साइड्स हैं तो 3-2 करते हैं, ये वाला फार्मूला हम n-2 का फार्मूला लगाते हैं तो आंसर 1 आता है। और 1 को हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आंसर आ जाता है। तो यही वाला आंसर देखें हमारे पास आ रहा है, या पहला आंसर हमारे पास आ रहा है। अब साइड 4 रखते हैं तो n की जगह पर आपने 4 लिखना है, n-2, n की जगह 4 लिखा, 4 में से 2 निकाला, 2 आया। तो इस 2 को आप दोबारा 180 से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 360 आ जाता है। तो ये 360 हमारे पास आ गया, तो दूसरा जवाब हमारे पास आ जाता है। फिर साइड 4 की बजाय 5 रखते हैं तो साइड अगर 5 रखते हैं हम तो n की जगह पर 5 आ जाएगा, तो n-5 आंसर क्या आ जाएगा 3। तो 3 को जब 180 से मल्टीप्लाई करो तो 540 आ जाता है। तो ये अगला आंसर आ जाता है 540। तो इस तरह से 540 आ रहा है। तो अब इसी तरह हम अगर साइड 8 वाला काम कर लेते हैं, हम जो n की तादाद है वो 8 रख लेते हैं। ये सारे n ही हैं लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं बस। तो n की तादाद अगर हम 8 रख लेते हैं तो n-8 आ जाएगा यहाँ पर। तो n-8 करेंगे तो 8 में से 2 निकल आएगा, n-2 करेंगे तो 8 में से 2 निकल जाएगा तो आंसर 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे 180 को तो 6 से 180 को मल्टीप्लाई करें तो 1080 आता है। तो ये वाला हमारा फिर से वही वाला आंसर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से भी हल हो सकता है और अर्थमेटिक सीक्वेंस से भी आप इसे हल कर लोगे। लेकिन अर्थमेटिक सीक्वेंस से हमें कोई फार्मूला नहीं मिल पा रहा, ये बड़ा हमें फार्मूला भी मिल जाएगा इससे, सॉरी बना सकते हैं फार्मूला भी, लेकिन इसे बड़ा होता चला जा रहा है। तो आप बेहतर यही है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से हल करो। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अब कैसे आपने इसे हल कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे बनाना है, तो वो फार्मूला हम बनाते हैं। पहले मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ लें कि ये जो ट्राइंगल होती है वो 3 साइड्स वाली होती है। तो 3 साइड की जो सारे एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स को प्लस करो, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तीनों को प्लस करो तो 180 आंसर आता है। और जो क्वाड्रिलेटरल होती है वो 4 साइड वाली होती है, इसके चारों साइड्स के एंगल्स को प्लस करो, ये चारों कॉर्नर वाले एंगल्स को प्लस करो तो 360 आंसर आता है। और जो पेंटागोन होती है वो 5 साइड वाली होती है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 ही एंगल्स होते हैं और 5 ही साइड्स होती हैं। तो इसके सारे एंगल प्लस करो तो 540 आंसर आएगा। इसी तरह जो 5 के बाद 6 कॉर्नर वाली को हेक्सागोन कहा जाता है, हेक्सागोन के सारे एंगल जमा करो तो 720 आंसर आता है। फिर हेक्सागोन के बाद हेप्टागोन आता है, हेप्टागोन 7 साइड्स वाली होती है, 7 साइड वाले सारे एंगल प्लस करो तो 900 आंसर आता है। और जब आप ऑक्टेगोन यानी कि 8 साइड वाली शेप, ये 8 साइड वाली शेप है, इसके सारे एंगल प्लस करो तो 1080 आपके पास एंगल्स का आंसर आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोगों को शेप्स का पता चल जाए।
अब हम अपने सवाल की सलूशन की तरफ चलते हैं। तो सवाल का सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोगों ने हल करना शुरू करना है। ये आप लोगों की बारी है। अब पिछला सारा मैंने समझाने के लिए किया काम। तो अब इसमें देखो, हमने फार्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू A1n-2। A1 हमारा ये वाला 180 है, ये हमें हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था 180, तो इसलिए हर बार मल्टीप्लाई करने के लिए A1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और बाद में आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो n-2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपने इस सीक्वेंस के अंदर देख लिया है कि हर बार मुझे A1 के साथ n-2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। तो n-2, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में से 2 निकालें, मल्टीप्लाई बाय 1, 3/2 निकालें तो 1 आ जाता है। और 1 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आंसर आ जाता है, जो कि हमारा पहला आंसर है। तो A3 का आंसर हमारे पास ये आ जाता है। अब आपने ये साइड आपके पास दी हुई है 3, 4, 5, 6 सो ऑन, इसी तरह हमें साइड दी हुई हैं। तो अगर हम 8वीं साइड यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो हम अपना फार्मूला फिर से लिखते हैं। AN = A1n-2। n की जगह पर अब 8 लिख दो, तो n की जगह पर 8 लिखा तो 8-2 आ जाएगा। 8-2 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 8 यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। 8-2 का आंसर 6 आ जाएगा। 6 को जब 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 1080 आ जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। तो लिहाजा आपने जब सम को सॉल्व करना है तो इधर से लेकर इधर तक बस आप लोगों ने सॉल्व करना है। बाकी सारा कुछ मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। ये शेप्स वगैरह भी आप लोगों ने नहीं बनानी, ये हिस्सा भी आप लोगों ने नहीं करना। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने हल करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल की अच्छी तरह समझ आई होगी। सवाल को समझा ज़रूर करें पूरा, लेकिन आप हल अपनी मर्ज़ी का किया करें। जितना आपको समझ आता है कि चाहिए उतना सा आप लोग अपने स्कूल में हल करते हुए आंसर दिया करें। अब इस सीक्वेंस को समझने के लिए इसकी स्टेटमेंट समझें पहले। अब्दुल्लाज एक्सरसाइज, अब्दुल्ला की एक्सरसाइज ट्रेनर, अब्दुल्ला को कोई ट्रेनिंग करने देने आ रहा है, एक्सरसाइज उसको करवाता है यानी कि मशक करवाता है रोज़ाना की। सजेस्ट दैट, वो ये कहता है, ये उसको तजवीज़ देता है, जॉगिंग फॉर 10 मिनट, के 10 मिनट के लिए वो जॉगिंग करे, यानी कि 10 मिनट वो दौड़ लगाए, भागे। ईच डे, हर दिन अब्दुल्ला को जो एक्सरसाइज करवाने आता है वो कहता है कि 10 मिनट के लिए उसे भागना चाहिए रोज़ाना। फॉर द फर्स्ट वीक, पहले वीक में वो 10 दिन उसको भगाता रहता है। पहले वीक में उसको वो 10-10 मिनट भगाता रहता है। एक हफ्ता तक वो 10-10 मिनट कहता है रोज़ाना 10 मिनट भागा करो। आफ्टर ईच वीक, जब एक हफ्ता गुजर जाता है, ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम, तो वो चाहता है कि वो तजवीज़ देता है कि अब वो वाला टाइम इंक्रीज़ कर दे। बाय 5 मिनट, हर 5 मिनट इंक्रीज करे पर डे, हर दिन 5 मिनट बढ़ाता चला जाए। यानी कि एक हफ्ता तो वो 10-10 मिनट ही उसको भगाता रहा है, वॉक करवाता रहा है, लेकिन फिर एक हफ्ता जब गुजर गया तो फिर रोज़ाना कहता है 5 मिनट टाइम बढ़ाते चले जाना है। एट 6th वीक, छठे वीक, हाउ मैनी मिनट विल ही जॉग, तो छठा जब हफ्ता आएगा तो वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा, वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा, वो हमने ढूंढ कर दिखाना कि वो कितने मिनट भागेगा। तो उम्मीद है आपको सवाल की समझ आ गई होगी कि जो उसको एक्सरसाइज करवाने आता है अब्दुल्ला को ना, वो कहता है कि पहला हफ्ता तो 10 मिनट ही रोज़ाना भागा करना है, लेकिन अगले हफ्ते से रोज़ाना 5 मिनट इंक्रीज़ करते जाना है। पहले दिन वो 10 मिनट ही भागेगा, अगले दिन वो 15 मिनट भागेगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, क्योंकि 5-5 इंक्रीज़ जो करते जाना है, तो फिर 25 मिनट। तो इस तरह से वो आगे इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो हमें पता है कि A1 यहाँ पर 10 आया हुआ है। डी, हमने इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर हम 15 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 ही आता है। 20 में से 5 माइनस करते हैं तो फिर भी हमारे पास डिफरेंस 5 ही आता है, क्योंकि यहाँ पर 10 में 5 प्लस करके 15 आता है, 15 में 5 प्लस करके 20 आता है, 20 में 5 प्लस करके 25 आता है। तो ये साफ हमें पता चल रहा है कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये प्लस करने से हमें मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई करने से हमें नहीं मिल सकता, ये प्लस करने से हमें मिल रहा है। तो इस वजह से हमने A1 फाइंड कर लिया और डिफरेंस D भी फाइंड कर लिया। और AN वो कहता है, AN जो है ना A6 तक आपने जाना है, क्योंकि छठे हफ्ते का हमने मालूम करना है, 6th वीक का हमने मालूम करना है। यहाँ पर उसने सवाल के अंदर हमें 6th वीक, एट 6th वीक कहा हुआ है, तो लिहाजा N = आपने 6 रख देना है। N यहाँ पर आपका 6 है, AN = A6 है। तो AN फार्मूला लगाया हमने, ये डिफरेंस वाला फार्मूला भी जनरल फार्मूला आप लोग जानते हैं। AN = A1 + n-1
इंटू डी। तो यहाँ डी की वैल्यू 5 आती है, जो हमने 5 डिफरेंस निकाला है वो 5 निकलता है, 5 निकाला है। एन की जगह पर 6 लिखना है तो एन माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। और A1 जो है वो 10 है तो A1 की जगह 10 लिख दिया, और AN की जगह A6 लिख दिया। तो यूँ हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। 10 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 6 में से 1 निकाला तो 5 आएगा, और इधर जो 5 आया हुआ है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया। तो यूँ A6 हमारे पास 35 मिनट आ चुका है। यूँ हमारे सारे सम्स सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज होगी। थैंक्स फॉर एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।